हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास। इतिहास में हमारा टॉपिक रहेगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आप लोग कॉपी और पेन लेकर रखिएगा, जिससे हम कुछ अगर दूसरे में नहीं दिया है वो हम बतलाएंगे तो आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारत का इतिहास। पहले इतिहास किसे कहते हैं आप लोग जानिए। अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। ठीक है। उत्तर में भारत का इतिहास, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक फैला महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश, यहाँ के निवासियों ने भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा है। भारतीय भरत की संतान यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। पूछ देगा कि यूनानियों ने पूछ देगा कि भारत को इंडिया किसने कहा है, तो यूनानी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत को इंडिया किसने कहा है, यूनानी हो जाएगा। मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। देखिए, सबसे पहले इतिहास को कह रहा है भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ से हो जाएगा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है, तो जर्मनी के थे क्रिस्टोफ सेलियरस। जर्मन इतिहासकार थे क्रिस्टोफ सेलियरस, 1638 से 1707 AD। ठीक है, 1638 से 1707 AD। अब देखिए, अब यहाँ से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन थे, तो महर्षि कृष्णदेव पायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य अपौरुषेय मानती है। वेद कितना है, वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता। वेद कितने हैं, 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को उपवेद भी है, चारों वेदों का उपवेद भी है। एक मिनट। इन चारों वेदों का उपवेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा, आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या होगा, धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद होगा गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। देखिए, वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। इनका ज्ञाता भी होता ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, होत्री। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। पूछ देगा गायत्री मंत्र की चर्चा किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। इसके ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन है, 10वां मंडल हो जाएगा। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन है, तो 10वां मंडल हो जाएगा। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल। ठीक है।
अब पूछ देगा कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन है, तो हो जाएगा सरस्वती नदी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक बार चर्चा किया गया है, तो सिंधु नदी हो जाएगा। ऋग्वेद में गंगा का पूछ देगा चर्चा कितने बार किया गया है, तो गंगा नदी का चर्चा ऋग्वेद में एक बार किया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का चर्चा एक बार किया गया है। यमुना नदी का चर्चा कितने बार किया गया है, 3 बार किया गया है। यमुना नदी का चर्चा 3 बार। इंद्र की चर्चा कितने बार किया गया है, 250 बार। इंद्र की चर्चा 250 बार। और अग्नि की चर्चा पूछ देगा तो 200 बार। ठीक है, अग्नि की चर्चा 200 बार। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। ठीक है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों का स्पष्ट विभेद करता है। ठीक है, कह देगा ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध किससे है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में अघन्य शब्द का संबंध पूछ देगा ना, तो गाय से हो जाएगा। ठीक है, गाय। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों पर अघन्य शब्द का संबंध किससे है, तो गाय से हो जाएगा। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। ठीक है, ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है किंतु आत्मा का नहीं है। अब देखिए ईसा पूर्व ईस्वी, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता था। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 ईस्वी पूर्व पहले महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। ठीक है, और कह रहा है ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ ईस्वी सन कहलाता है, इसलिए संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। वामनावतार के 3 पौं के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है, ऋग्वेद। वामनावतार के 3 पौं का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत है ऋग्वेद। ठीक है, वामनावतार के 3 पौं का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत है ऋग्वेद। देखिए यहाँ पर ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वणीय कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पग दोनों में है। यजुर्वेद जो गद्य एवं पग दोनों में है। ठीक हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ऋग्वेद में पहला एवं 10वां मंडल नवीनतम मंडल होता है। पहला और 10वां मंडल नवीनतम मंडल होता है। इसमें दिया नहीं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सेकेंड से लेके 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल कहलाता है। पहला से लेके 7 तक के मंडल को प्राचीन मंडल कहा जाता है। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र की उल्लेख किया गया है। जो ऋग्वेद में 7वां मंडल है उसमें दशराज युद्ध का उल्लेख किया गया है, जिसमें सुदास 10 जनों के बीच हुआ था पुरुषणी रावी नदी के तट पर, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। दशराग युग का उल्लेख किस में है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। 8वां मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं का खील कहा जाता है।
और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। 10वां मंडल में हो जाएगा पुरुष सूक्त वर्ण, माने चारों वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, उत्पत्ति ब्राह्मण का मुख से, क्षत्रिय का भुजा से, और वैश्य का जांघ से, और शूद्र का चरण से, ऐसा कहा गया है ऋग्वेद में। ठीक है, अब नीचे आइए। सामवेद हो जाएगा आपको साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसी सामवेद में ही भारतीय संगीत के 7 स्वर सारे गामा पाधा नी की चर्चा की गई है। ठीक है, इसी में सामवेद में ही स्वर के 7 माने भाषा सारे गामा पाधा नी की चर्चा की गई है। नोट्स में लिखा है कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब देखिए अथर्ववेद, अथर्ववेद हो जाएगा अथर्वा ऋषि द्वारा रचित। इस वेद में कुल 731 मंत्र है तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। इसकी रचना सबसे बाद में हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुआ था, उत्तर वैदिक काल में। इसी में जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक औषधि इत्यादि की चर्चा की गई है। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। ज़्यादा कुछ हम लोग को जानने का नहीं है, मेन टॉपिक जानना है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है ठीक है, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की कई शाखाएं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं काठक, कनिष्ठल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय, कौथुम, रणनीय, जैमिनीय, तलवाकार सामवेद की शाखाएं हैं। सामवेद की शाखाएं कह देगा कौथुम, रणनीय, जैमिनीय, तलवाकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखा कह देगा ना तो शौनक और पैंपलाद 2 गो है। अथर्ववेद की शाखा कौन कौन हो जाएगा? शौनक और पैंपलाद। कह देगा सबसे प्राचीन वेद। नोट्स आप लोग हमेशा याद करते रहिएगा, नोट्स इसमें लिखा भी है रेड में, तो आप लोग याद करते रहिएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद हो जाएगा अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों को आरण्यक तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, ये सब ज़्यादा जानना जरूरी नहीं, मेन टॉपिक जानना है। एक कह रहा है कि ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। और ये देखिएगा वेद और ब्राह्मण ग्रंथ है, यहाँ पर इसको याद करना जरूरी है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो ऐत्रेय और कौशिकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐत्रेय, कौशिकी। यजुर्वेद का हो जाएगा तैत्तिरीय और शतपथ। यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? तैत्तिरीय और शतपथ। यजुर्वेद तैत्तिरीय, शतपथ। सामवेद का हो जाएगा पंचविश,
देखिए सामवेद में इसमें एक ही दिया है, बस 3 गो होता है। सामवेद में हो जाएगा पंचवी, षड्विश और जैमिनीय। सामवेद में हो जाएगा पंचवी, षड्विश और जैमिनीय। सामवेद में आप लोग लिख लीजिएगा पंचवी, षड्विश और जैमिनीय, ठीक है। अथर्ववेद में, ठीक है, गोपथ हो जाएगा। अथर्ववेद का हो जाएगा गोपथ, ठीक है, अथर्ववेद का गोपथ। अब हो जाएगा, देखिए यहाँ पे उपनिषद, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या हो जाएगा 108। उपनिषदों कुल संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। श्रेणी में रखा गया, इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार और शरीर, ब्राह्मण, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किसमें बताई गई है? मैत्रेयी संहिता में प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। जाबलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जाबलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जाबलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानव ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में यहाँ पर हो जाएगा, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग कितने हैं? तो 6 गो। कौन कौन हो जाएगा? तो पूछ देगा वेदांग कितने हैं? तो 6 गो। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण। शिक्षा हो जाएगा शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और छंद, ज्योतिष, ठीक है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया। स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हम यज्ञीय विधि विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीति के विषय में व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तम्भ, वशिष्ठ आदि के नाम का विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है, ठीक है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। अब देखिए पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 गो। यहाँ पे पुराणों की संख्या कितनी है? 18 गो, जिसमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। कह रहा है कि अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। पूछ देगा कि पुराणों के रचयिता किसको माना जाता है? तो पुराणों के रचयिता महर्षि लोमहर्ष, उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है, ठीक है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। सबसे प्राचीन प्रामाणिक पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण हो जाएगा। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण हो जाएगा, ठीक है। अब मत्स्य पुराण की चर्चा किसमें किया गया है? कह देगा मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश। मत्स्य पुराण किससे संबंधित? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किससे संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है।
विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। बौद्ध जैन अन्य साहित्य जातक में बुद्ध की पूजन की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त माने जाते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक कौन थे? श्याम शास्त्री। ठीक है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का प्रयास सर्वप्रथम कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक कौन है? रजतरंगिणी, राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिसे तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चंचनामा में है। चंचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद में सुरक्षित है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चंचनामा में सुरक्षित है। चंचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। इसमें मौर्य के पहले के इतिहास तथा मौर्यगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि क्या थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों का इतिहास पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी देखिए। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी हो जाएगा यूनानी रोमन लेखक हो जाएगा टैसियस। यूनानी रोमन लेखक टैसियस ईरान का राजवैद्य था। इस भारत का संबंध इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने का अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या है? इतिहास का पिता। इसकी पुस्तक है हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फारस ईरान को पहले कहा जाता था। फारस का संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेसिक्राटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है। अब देखिए मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनिसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी ने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। प्लिनी कह देगा ना, तो इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो कह देगा नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लिनी हो जाएगा। ठीक है। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन थ्री, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। ठीक है।
अब देखिए चीनी लेखक फहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फहियान जो था यह गुप्त नरेश चंद्र द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के विषय में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। कह देगा फहियान कितने वर्षों भारत में रहा था, तो 14 वर्ष तक। अब संयोग में ये भी चीनी यात्री था। यह 518 में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। अब हेनसोंग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुँचा। यह 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। 645 ईस्वी में चीन लौट गया। ठीक है। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के उद्देश्य से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए भारत आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत स्यूकी नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। कितने देशों का विवरण मिलता है स्यूकी में? 138 देशों का विवरण मिलता है। स्यूकी कह देगा स्यूकी पुस्तक के लेखक कौन है, तो हेनसोंग। ठीक है, हेनसोंग कह देगा हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के नालंदा विश्वविद्यालय के यहाँ पर दिया है। हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। अब देखिए ईत सिंह यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अल-बरूनी अरबी लेखक है। अल-बरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज़्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी पुस्तक है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो अल-बरूनी। इसी तहकीक हिंद भारत की खोज ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो अल-बरूनी हो जाएगा। ठीक है। अब ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है। अब आ जाते हैं इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला पुस्तक के लेखक कौन है, तो इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता को इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है। अन्य लेखक हो जाएंगे तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कैंग्यूर तथा तैंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी? तारानाथ। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कैंग्यूर तथा तैंग्यूर से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। मार्को पोलो कह देगा, तो यह 13वीं शताब्दी के अंत पांडे देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है। अब देखिए पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारतीय पुरातत्व का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पितामह किसको कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है। अलेक्जेंडर री, A.H. लोंगहर्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातत्वविदों स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों को भट्टीप्रोलु, घंटासाला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। ठीक है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं, केवल ये इम्पोर्टेंट है, भारतीय पुरातत्व का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है। ये वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाजकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं।
1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र और नासत अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। ठीक है। भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत पोलियोडोरस के बेस्ट नगर विदिशा गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ठीक है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किसमें मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। ठीक है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है? सहगोरा अभिलेख। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है। कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ठीक है। सर्वप्रथम भारत को होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक कौन थे? भानुगुप्त से प्राप्त होती है। कह देगा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो एरण अभिलेख से। ठीक है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी किसे प्राप्त होती है? तो मंदसौर अभिलेख से। ठीक है। अब देखिए नौपाषाणिक कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम कहाँ पर है? तो कश्मीर में है। ये गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। बुर्जहोम से क्या मिला है? तो गर्तावास या गड्ढा घर इसी को कहते हैं। गर्तावास या गड्ढा घर का साक्ष्य मिला। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्यों के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में क्या कहा जाता है? कसार्पण कहा जाता है। ठीक है। इसी को साहित्य में क्या कहा जाता है? कसार्पण कहा जाता है। इसी को साहित्य में क्या कहा जाता है? कसार्पण। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा हाथी, ये प्रमुख अभिलेख है। प्रमुख अभिलेख यहाँ पर हो जाएगा अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख कालिंग, इसी को तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। शासक किससे संबंधित है? तो कालिंग राज खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख इसी को तिथि रहित अभिलेख कहते हैं। किस शासक संबंधित? कालिंग राज खारवेल। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्ररामन समय। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। सब जो रेड दिया है वो इम्पोर्टेंट है, उसको याद करना जरूरी है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इपिग्राफी कहते हैं। समुद्रगुप्त की बीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का अनुमान लगाया जाता है। समुद्रगुप्त की बीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है। अरिक्कामेडु पांडुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत का संबंध बर्मा स्वर्ण भूमि वर्तमान म्यांमार मलाया स्वर्णद्वीप कंबोडिया कम्बोजा और जावा यमन द्वीप से स्थापित हुए। ठीक है। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा स्वर्ण भूमि वर्तमान म्यांमार मलाया स्वर्णद्वीप कंबोडिया कम्बोज और जावा यमन द्वीप से स्थापित हुए। ठीक है। अब देखिए उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वैसर शैली कहलाती है। ठीक है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और दोनों को मिला देने पर हो जाएगा वैसर शैली। ठीक है। पंचायतन शब्द किससे संबंधित है? पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली होता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन शब्द की रचना पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। ठीक है।
पंचायतन मंदिर का उदाहरण कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। और ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? तो खजुराहो में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ उत्तर प्रदेश, घोड़ेश्वर महाराष्ट्र में। ठीक है। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल, इतिहास, प्रागैतिहासिक इतिहास को हम लोग जानने के लिए इसको हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। ठीक है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक, ऐतिहासिक। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक, 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 आद्यैतिहासिक इतिहास 3 भागों में किया गया है। प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक, आद्यैतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक, ऐतिहासिक हिस्टोरिक, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल देखिए हम शॉर्टकट में बतलाते इसमें ज़्यादा दिया है। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। आद्यैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। ठीक है। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला भी है और पढ़ा भी गया। ठीक है। और पुरातात्विक स्रोत तीनों में मिला है। प्रागैतिहासिक में भी पुरातात्विक स्रोत मिला है, आद्यैतिहासिक में भी और ऐतिहासिक में भी। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर का प्रयोग होने के कारण प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा जाता है। और आद्यैतिहासिक काल को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। कांस्य का प्रयोग होने के कारण आद्यैतिहासिक काल को कांस्य का प्रयोग होने के कारण कांस्ययुगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, तीनों सभ्यता आद्यैतिहासिक काल को कहा जाता है। केवल प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा जाता है, पत्थर का प्रयोग होने के कारण। और ऐतिहासिक काल को कहा जाता है वैदिक काल, उसके बाद के काल को ऐतिहासिक काल। देखिए प्रागैतिहासिक काल केवल बतला रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, पुरातात्विक स्रोत तीनों में मिला है। प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहते हैं, पत्थर का उपयोग होने का। ठीक है, इतना समझ गए? ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्लास ख़त्म करते हैं। अब कल से प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, रखते हैं अब, बंद कर।